दीपिका देखिए, न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए नवीन जिंदल, उद्योगपति और कुरुक्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार। कैसा लग रहा है नवीन जी? पहले आपने कांग्रेस से प्रतिनिधित्व किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे है, कितना मजबूत दावा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, लोगों की आस्था भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और ज़्यादा बढ़ा है और जहाँ जहाँ हम इस प्रचार के लिए हम लोग गए चुनावों के दौरान, सभी जगह लोगों का बहुत हमें आशीर्वाद मिला, लोगों का बहुत हमें प्यार मिला, इसके लिए मैं लोगों का बहुत आभारी हूँ। और आज जो है, जब आज हरियाणा के अंदर आज जब मतदान हो रहा है, मैं सभी से आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक वो अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करें, कि ये प्रजातंत्र के अंदर हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है, सबका फर्ज है कि हम जाके अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करें। बहुत लोग आ रहे हैं, आपसे सवाल ये है कि ये सीट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अब आप यहाँ हैं, पहले आप कर चुके हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि 10 में से 8 सीटें जीतेगी, आपका दावा क्या है? देखिए, हमारा फर्ज है काम करना। हमने अपना संदेश जन जन तक पहुँचाया है। उसके बाद जो है फल की इच्छा जो है, अब व्यक्ति को यहाँ इस धरती से, कुरुक्षेत्र धर्मभूमि कुरुक्षेत्र से भगवान श्री कृष्ण ने यही उपदेश दिया था कि हमें अपने कर्म करने का अधिकार, हम अपना कर्म करें और फल जो है हम ईश्वर के ऊपर छोड़ें। तो इसलिए जो है हमने अपना कर्म किया है और जनता जनार्दन है और जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसी हमारी प्रभु से कामना है। तो कौरव और पांडवों की भूमि है, लेकिन एक दूसरे को आप लोग कौरव पांडव बताते, पार्टी के लोग आप नहीं बताते। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हम तो सिर्फ अपने काम के बारे में हम विश्वास रखते हैं, अपने काम के बारे में हम बताते हैं और आगे की क्या हमारी जो है प्लानिंग होगी, आगे जो है कुरुक्षेत्र के लिए, हरियाणा के लिए, देश के लिए हमारी पार्टी की क्या प्लानिंग है। नवीन जिंदल यहाँ पर कुरुक्षेत्र से मैदान में, उधर आशिका मौजूद है मेदिनीपुर में। आशिका पहनी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल किशोर, हम अग्निमित्रा पॉल के साथ हैं। आज दीदी साड़ी आपने बिल्कुल अलग पहनी हुई है, जय श्री राम लिखा हुआ है। भगवान राम है, श्री कृष्ण जी है आशीर्वाद देते हुए, और जय श्री राम, प्रभु राम के आशीर्वाद लेके घर से निकले हैं। डिजाइनर हैं, खुद ये साड़ी डिजाइन की है? नहीं, खुद नहीं डिजाइन की है, लिए है कहीं से। ये बताइए कि अभी शिकायत आपको क्या मिल रही थी? आप कह रही थी पुलिस से कुछ शिकायत थी? नहीं, पुलिस अंदर जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल पुलिस अंदर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर कौन है सेंट्रल फोर्स का? वेस्ट बंगाल पुलिस का अंदर जाने का एकदम ही अलाउड नहीं है, लेकिन वो लोग अंदर जा रहे हैं। और खड़गपुर टाउन आईसी से अभी आदमी आया था, पुलिस ऑफिसर, आके मेरे कार्यकर्ता को धमका रहे कि अभी टाउन आईसी बुलाया है, नहीं जाओगे तो उठा के लेकर जाएगा। तो यही ममता बनर्जी का पुलिस आज मेदिनीपुर में लास्ट 1 वीक से यही कर रहे, धमका रहे, जाके उठा के लेकर आ रहे। पोलिंग एजेंट को भी कल रात को उठा के लेकर आए। क्या कहेंगी पुलिस से? पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है, ये लड़ाई हमारा है, हम लड़ लेंगे ये लड़ाई और हम जीत रहे हैं। 4 तारीख के बाद आप कुछ कह रही थी? 4 तारीख के बाद खेला होबे, ममता बनर्जी का ही डायलॉग बोल रहे, खेला होबे, उन्नयन का खेला होगा। मेदिनीपुर वासी जो हंस रहे, जो उम्मीद से बड़ा हुआ है कि आशा का उम्मीद से, वो उम्मीद पूरा होगा। आप कुछ देर पहले कह रही थी कि पुलिस वालों को 4 तारीख के बाद में हाँ जी, ये जो पुलिस वाला है, जो धृतिमान सरकार जो था एसपी, उसको हटा दिए हम लोग, लेकिन उनका जो चेला चामुंडा लोग है, केशियारी, कोतवाली, हमारे दांतोन, नारायणगढ़, ये सब जो आईसी है, इन लोग का ठिकाना लगाना है ना, सबक सिखाना तो है। ये लोग सोच रहे हैं कि इन लोग चाटुकारिता करके, टीएमसी का चाटुकारी का तोशामुदी करके इलेक्शन करवा लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सांसद बन के आएंगे 4 तारीख, उसके बाद इन लोग का व्यवस्था होगा। बॉल भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था को लेकर, पुलिस को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर तमाम तरीके के यहाँ आरोप लगाती हूँ। सांसद बन के आऊंगी तो इस पुलिस की व्यवस्था करूंगी और जो पहले एक पुलिस वाले को हमने हटा दिया है, तो ये इस वक्त अग्निमित्रा पॉल पूरे अपने तेवरों में। हमारे साथ स्टूडियोज में मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जैसे हमने बात की, विवेक श्रीवास्तव जी और सतीश सिंह साहब। सतीश जी, अब ये जो माहौल दिख रहा है आपको, खासकर दिल्ली में तो वोटरों की लाइन उतनी नहीं दिख रही है, लेकिन हरियाणा में जिस तरह से लोग निकल के आ रहे हैं, ये क्या संकेत दिख रहा है आपको इससे?
देखिए मुझे क्या लगता है जो पूरा है चरण, तो इसमें दिल्ली में क्लोज कॉन्टेस्ट दिखता है। हरियाणा में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी प्रभाव वाले क्षेत्र में भी चुनौती है। बिहार में मुझे लगता है एनडीए को एडवांटेज है। उड़ीसा में जो भी जीते, मैं समझता हूँ वो एनडीए का ही एक जीत होगा, क्योंकि एनडीए एक्सटेंशन में मेरा मानना है कि बीजेडी भी है। और बंगाल में तरह तरह के दावे हो रहे हैं। एक दावा होता है कि भाजपा बढ़ेगी, एक दावा ये हो रहा है कि इस बार घट के 8 सीट घट जाएगी। तो अब बाकी जमीन पर वहाँ क्या है ये नहीं कह सकते। यानी क्रिटिकल जो सीटें हैं वो बंगाल की सीटें सबसे इस पूरे उसमें। ये देखिए क्रिटिकल एक एक सीट है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने 50 के लगभग इंटरव्यू दे दिए और प्रधानमंत्री जी हर 2 दिन एक दिन पे बिहार जा रहे हैं, चाहे बंगाल हो आए हैं, और इंडिया के लीडर्स INDIA के लीडर्स बहुत सारे बिहार गए ही नहीं है। आप देखिए तो बहुत स्ट्रेटेजिक फाइट है, एक सीट टू सीट है। जिसने ज्यादा अपना वोटिंग करा लिया उसका है। अब ये भी तो देखने लायक चीज है कि वो बुरके वाले वोट कितने आते हैं दिल्ली में, ये भी तो एक विवाद बढ़ रहा है। विवेक भी तो हमारे मतलब साथ आप यहाँ पर समझिए है। कि ओके, हर सतीश जी, जगह एक सेकंड बस ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा और डिटेल में अपनी बात रखने का मौका दूंगी। लेकिन विवेक जी, जैसा आप कह रहे हैं कि बंगाल जो है, या फिर आप उसे छोड़ दीजिए, एक एक सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीजेपी ये कह रही है कि हमारा जो 50% वाला वो मसला था ना, उसको हमें अब थोड़ा और शूट करना है, और जैसे ही किया वो फिर मामला जो है 320 पार होगा। नहीं, देखिए ये तो उनका अपना एक एनालिसिस है। दे आर फ्री टू से एंड डिसाइड वट एवर दे वांट। लेकिन जैसा कि सतीश जी कह रहे थे कि हर राज्य की कंडीशंस बड़ी डिफरेंट हैं। इन्होंने हरियाणा का भी मेंशन करा। हरियाणा के अंदर खट्टर साहब इज़ नो लॉन्गर द चीफ मिनिस्टर। जेजेपी अब जो है वो उनके साथ एक टाई अप में है नहीं। फार्मर्स का एक बहुत बड़ा इशू है, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर हरियाणा के अंदर निकल करके आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ सीटें हैं जिस पे अब बहुत बड़ा चैलेंज है। डुमरियागंज की सीट ले लीजिए आप। जगदम्बिका पाल पुराने नेता रहे हैं, पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा की तरफ से हैं, लेकिन इस बार हरिशंकर तिवारी के बेटे लड़ रहे हैं उनके साथ। बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट है। आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक और सीट श्रावस्ती की। श्रावस्ती में दद्दन मिश्रा पहले थे, उनको चेंज करा गया है। ये 3-4 सीटें ऐसी उस एरिया में पड़ती हैं जहाँ जातिगत समीकरण जो हमने देखा तो ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण चलता है। तो हर राज्य का अपना एक समीकरण है। लेकिन पिछली बार इन सीटों पे अच्छी चुनौती दी थी विपक्ष ने, लेकिन बीएसपी और समाजवादी पार्टी साथ थे। इस बार बीएसपी अलग है, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीएसपी का अच्छा खासा वहां पर जनाधार है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, डेफिनेटली। लेकिन ये था कि इस बार बहुजन समाज पार्टी और सुश्री मायावती उस अग्रेशन के साथ नहीं लड़ रहे हैं जैसा देखा जाना चाहिए। मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बड़े लेवल पे नहीं देखे, कोई बड़ी रैलीज नहीं देखी मायावती की, कोई एक अग्रेशन उनके नेताओं में नहीं देखा। नहीं, पर विवेक आपने 2018 में कहाँ देखा था? मायावती तो पिछले चुनावों से ही वो गायब है, लेकिन जो उनका इंटैक्ट वोटर है, जो दलित वोटर है, वो क्या इस बार, क्योंकि कहते हैं टस से मस नहीं होता है, इस बार क्या वो अपनी दिशा बदल सकता है? सारा खेल उसी में है। देखिए, अगर आप योगी का जो डायनामिक्स देखेंगे, कास्ट डायनामिक्स जो चीफ मिनिस्टर योगी ने प्ले किया था स्टेट इलेक्शंस के अंदर, जो मैंने स्टडी किया, तो मैंने उसमें देखा कि मायावती और बसपा के साथ दलितों में से जाटव प्रजाति का वोट ज्यादा रहता है। दे आर वेरी लॉयल टू मायावती। कम वोट में दे वोट फॉर बीएसपी। सो व्हाट द अदर पार्टीज, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे बीजेपी हो, इनका एक अदर जो नॉन जाटव जो दलित्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक मंशा रही है। और जिस मॉडल पे नीतीश कुमार एक टाइम पे चले थे, लेकिन वो जो साथ में थे, सतीश जी, इसमें मैं आपका भी व्यू चाहूंगा। यूपी में जब वो साथ थे एसपी और बीएसपी, तब भी पीछे ही रह गए थे। अब बीएसपी नहीं है, और खासकर हम इन इलाकों की बात करें जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां अब चुनाव है और इस अगले चरण में चुनाव है, वहां पर ये केमिस्ट्री कांग्रेस के साथ लेके क्या फायदा दे सकती है? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं ये कहूंगा, और जो साफ साफ बोल रहा हूं, कि ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि बीएसपी के वोट बीएसपी को ही जा रहे हैं कि वो ट्रांसफर हो रहे हैं। जी, जिस तरह से आरक्षण संविधान आदि का मुद्दा बना है, जिस तरह से मायावती बिहार और पंजाब में प्रचार करने तो जा रही हैं, वो सारी चीजें क्वेश्चन मार्क हैं। और एक बात, दूसरी बात ये भी है कि आपने ये देखा होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में एक नया प्रयोग हुआ है कि जो यादवों की जो 2 पार्टी थी, यादव 5 उत्तर प्रदेश में, और बिहार में भी आप देखिए आरजेडी ने 8 या 9 कुशवाहा को दे दिया है। तो एक जगह पीडीए है, एक जगह माई बाप है।
तो उसका तो कुछ ना कुछ फर्क सतीश जी, बस पड़ेगा। उसमें और एक एक चीज- चीज और एक एक चीज, चीज सतीश जी, आरक्षण, बस- संविधान और दलित का मुद्दा हाँ। और जो जिंदगी के जद्दोजहद का मुद्दा है, यही भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इसका जवाब लाभार्थी, यानी जो अन्न जा रहा है, जो दूसरी योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है, तो उसी का तोड़ था। वो जो कह रहे हैं कि जाटव जो है वो मायावती के साथ रहता है, या जो दलित है वो मायावती के साथ रहते हैं, उसका तोड़ लाभार्थी, ऐसा हो सकता है? देखिए, लाभार्थी का मुद्दा जो है, एक फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को होगा, डिलीवरी का भी फायदा होगा, एक मोदी जी का फायदा भी होगा, लेकिन उसका कुछ घाटा भी है कि मोदी की गारंटी, मोदी ये भी है। लेकिन जो आप लाभार्थी की आप बात कर रही हैं, अभी क्या किया है कांग्रेस पार्टी ने, पता नहीं पैसा कहां से लाएगा, लेकिन दावे तो पॉपुलिस्ट इतने ज्यादा न्याय पत्र में कर दिए हैं कि 5 किलो का राशन का जवाब भी 10 किलो से देने का कोशिश किया। और एक चीज समझिए, आज के ट्रांजैक्शनल युग में क्या होता है, एक व्यक्ति को ये प्रभाव कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्या कि हम आपको 1 लाख मिलेगा, आपको आधा लाख मिलेगा, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो ये काटने की व्यवस्था। मैं आपको एक बात बताऊं, हालांकि ये थोड़ा सा पक्षपाती हो जाएगा। मेरे को कल एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा, अब थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे बोलने में, फिर भी बोल देता हूं, बोले कि हम 1100 में सिलेंडर लाके 5 किलो मुफ्त का अनाज कैसे पकाए भाई। यानी आप कह रहे हैं कि ये उस तरीके से इक्वेशन नहीं रहेगी जैसी आकलन बाकी किया जाता है लाभार्थियों वाली। लेकिन खैर, न्यूज़ 18 इंडिया को दिए मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर उन्होंने बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा है कि केजरीवाल गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं, ऐसे लोगों का मीडिया कैसे साक्षात्कार कर सकता है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 40 दिन तिहाड़ में गुजारे, बाहर चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मतलब वो इकोसिस्टम या वो खुद इसको अपनी जीत बता रहे हैं, जैसे घोटाला हुआ नहीं। वो कह रहे हैं कि मुझे चुनाव जिताओगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा और रिजाइन बिल्कुल नहीं करूंगा, ये सब प्लॉट था मेरे अगेंस्ट। वो कह रहे हैं कि ये बेल है, मेरी जीत है। इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? ऐसा है कि मैं व्यक्तिगत उनका जो मामला चल रहा है उस पर कोई भी टिप्पणी करूं उचित नहीं है, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में है। मेरी चिंता कोई व्यक्ति नहीं है, मैं तो अदालत ने क्या कहा उसके पर अगर ध्यान केंद्रित करूं तो शराब घोटाले में हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या है, हाईकोर्ट ने क्या कहा है, मैं उसको तो मानूंगा। एजेंसी ने क्या किया है छोड़ो, किसी बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा है वो छोड़ो, वो स्वयं क्या कहते हैं वो छोड़ो। कम से कम हाई कोर्ट ने शराब घोटाले के बारे में जो कहा है और बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है। अब चिंता का विषय ये है देश में, और जो गंभीर है, कि सार्वजनिक जीवन में कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी, अपनी खुद की बातों पर भी कोई कमिटमेंट नहीं रहेगा। सार्वजनिक जीवन में एक जमाना था, स्कूल में कोई बच्चा अगर कॉपी करता है और पकड़ा जाए तो महीने भर स्कूल नहीं आता था। उसके माँ बाप भी शर्माते थे, यार मेरा बेटा एग्जाम में कॉपी करने में पकड़ा गया था। ये स्थिति थी, यानी इन चीजों को बुरा माना जाता था हमारे समाज में। आज बेशर्मी के साथ सजा जिनको हो चुकी है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, उनको कंधे पे लेकर के आप सार्वजनिक रूप से नाच रहे हो, ये जो पतन हुआ है वो चिंता का विषय है। मुझे कोई पर्सन से लेना देना नहीं है। अगर ये हुआ तो भ्रष्टाचार की होता क्या, पहले जमाने में डाकू होते थे, महिमा मंडन होता था उनका, वो डकैती करते थे, महिमा मंडन होता था समाज में। अखबारों में भी मैं जो पहले के जमाने में 2-2 पेज स्टोरी, कवर स्टोरी मिलती थी उनको कि ऐसा ऐसा उसका तो जीवन ऐसा, वो तो ऐसा कर सकता है, और वो बड़े बन जाते थे।
दुर्भाग्य से अब राजनेताओं को ये बेनिफिट मिलने लगा है कि इतना भ्रष्ट लोगों का। मैं तो हैरान हूं कि कोई अखबार वाला किसी भ्रष्ट व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जाए। एक चार्ल्स शोभराज मैंने अपना देखा था कि लोग इसका इंटरव्यू करने जाते थे, और आज मैं देख रहा हूं। वरना कोई भाई अब इनके विषय में एक बार क्लियर हो जाए तब तक रहने दो। ये पतन है समाज जीवन का, मेरी चिंता वो है।